सो देखा जाए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया। हम लोगों ने पहले वो टैक्स कवर कर लिया कि व्हाट इज टैक्स, टैक्स होता क्या है। फिर हम लोगों ने टैक्स को देखा कि दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं? इनकम टैक्स आता है, गिफ्ट टैक्स आता है, वेल्थ टैक्स आता है। हालांकि गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स ये दोनों टैक्सेस एबॉलिश कर दिए गए हैं, अब ये नहीं लगते। अब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टैक्स में एक रह गया है, इनकम टैक्स। जल्द ही डायरेक्ट टैक्स, अब जैसे इनकम टैक्स एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये भी चेंज होने वाला है, इसका भी नाम डायरेक्ट टैक्स कोड होने वाला है, या फिर कह लो इनकम टैक्स कोड। देखते हैं कितने जल्द से जल्द ये होता है। बाकी इनडायरेक्ट टैक्स में दो ही अब टैक्सेस रह गए हैं, जीएसटी, जैसा कि सबको पता है जीएसटी है, और उसके बाद एक कस्टम ड्यूटी है। ठीक, हम लोग बात कर रहे थे इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, जो पूरे भारत में एप्लीकेबल हुआ कब? 1 अप्रैल 1962। अब सवाल उठता है, जैसे कि हम लोग डिस्कस भी किए थे, कि ये हम लोग को आज सॉल्व करना है कि आखिर में इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, बट वो एप्लीकेबल क्यों हुआ पूरे भारत में 1 अप्रैल 1962 में। तो चलिए इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। हम इनकम टैक्स में जब पढ़ते हैं तो इनकम टैक्स में एक टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। ठीक है, और क्या आता है? एक असेसमेंट ईयर। किसी को पता है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के बारे में? सर प्रीवियस ईयर जैसे 17-18 और उसी का जो होता है 18-19 असेसमेंट ईयर होता है। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर हम लोग कहते हैं, जैसे कि अभी आपने बोला 2017-18, ठीक है, ये हमारा प्रीवियस ईयर अगर है, यानी प्रीवियस ईयर बेसिकली हम लोग कहते हैं उस ईयर को जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप प्रीवियस ईयर में कमाएंगे, जब कमा रहे हैं तो उस टाइम पे हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। फिर अगले ईयर यानी कि 2018-19, जिसको हम असेसमेंट ईयर कहेंगे, यानी उसका जस्ट अगला साल, द फॉलोइंग ईयर ऑफ प्रीवियस ईयर इज नोन एज असेसमेंट ईयर। हम इस साल के इनकम पे जो हमने अर्न किया है, इनकम अर्न किया है, ठीक है, उसका जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो हम लोग कब चुकाते हैं, कब जमा करते हैं? वो हम टैक्स लायबिलिटी 18-19 में। में। ठीक है, ये सबको क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं? सेम, अब वही समझो, जब हमारा इनकम टैक्स एक्ट बना 1961, तो जाहिर सी बात है जो प्रीवियस ईयर हुआ 1961 से 1962, सही है कि नहीं सही है? इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, 1961 बना, लेकिन वो एप्लीकेबल होगा क्या? यानी 1961 से 1962 में जो लोग कमाएंगे, उस समय तो हम लोग उनसे टैक्स नहीं ना ले सकते हैं। हम लोग उनसे टैक्स कब लेंगे? असेसमेंट ईयर में। तो असेसमेंट ईयर क्या रहा? 1962, है ना, टू 1963। यानी कि लॉ हम लागू कब करेंगे, एप्लीकेबल कब हुआ भारत में? जाहिर सी बात है इस साल तो हम छोड़ दिए ना अर्निंग के लिए, इस साल तो नहीं लागू किए ना। ये साल तो क्या रहा? प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर से ये एप्लीकेबल हुआ। इस साल हम लोग बैठ के उसका टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, जो इस साल की इनकम यानी प्रीवियस ईयर की इनकम पे जो लोगों ने कमाया उस पर हम लोग टैक्स वसूल रहे हैं। कब? 62-63 में। तो इसीलिए कहा जाता है कि एप्लीकेबल इनटू इंडिया कब से हुआ? 1 अप्रैल 1962। तो मेरे ख्याल से सबको जो ये क्वेश्चन जो कल के वीडियो में था, ये क्वेश्चन का जवाब जो है वो आज मिल गया कि इनकम टैक्स एक्ट जो कि 1961 है, बट एप्लीकेबल हुआ पूरे भारत में 1 अप्रैल 1962। ठीक है, लॉ बना लेकिन एप्लीकेबल हुआ कब से? 1962 से। किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। चलिए ठीक नो सर। है, ओके। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या? इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ के बारे में भी कल हम लोग डिस्कस किए थे कि इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, एक्ट आता है, रूल्स आता है। पलक कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर। ओके ओके, ठीक है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे क्या, इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इनकम टैक्स लॉ में एक्ट आते हैं, रूल्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, कोर्ट डिसीजंस भी शामिल किए जाते हैं। तो इनकम टैक्स लॉ जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इनकम टैक्स लॉ में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, एक्ट हमें बताता है, इनकम टैक्स एक्ट हमें बताता है क्या, व्हाट टू डू, क्या करना है।
है ना। तो क्या करना है ये कौन बताएगा, हमारा एक्ट बताएगा। रूल्स क्या बताएगा, हाउ टू डू, हमें कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको इस साल का अपना टैक्स जमा करना है, तो ये तो हमें एक्ट बताता है कि हर साल आपको अपना टैक्स जमा करना है अगर आपकी इनकम एक लिमिट से ज़्यादा होती है तो। फिर रूल्स हमें ये बताता है कि वो कैसे जमा करना है और कैसे आपको अपना टैक्स कैलकुलेट करना है, ये कौन बताएगा, ये रूल्स बताएंगे। ना नोटिफिकेशंस के बारे में मैंने कल बताया था, कोई भी आप लोगों में से मेरे को बता सकता है नोटिफिकेशन क्या होती है। और जो चेंजेस होती है नोटिफिकेशन के थ्रू भेजी जाती है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे एक सवाल उठता है आकाश की, जो भी चेंजेस होते हैं वो तो फाइनेंस बिल में आते हैं ना, साल में एक बार फाइनेंस बिल आता है, फाइनेंस मिनिस्टर लेके आती हैं, तो उसमें तो चेंजेस करते ही करते हैं, फिर ये नोटिफिकेशन की क्या ज़रूरत है। ताकि सबको पता चल सके। जी, तो फाइनेंस बिल, फाइनेंस बजट में तो नोटिफिकेशन, फाइनेंस बजट भी तो एक तरह का सबको पब्लिक को पता चलता ही, अखबार में आता है, सब लोग पढ़ते हैं। कोई और, किसी और, कोई और बता सकता है, पलक, कोई भी आप लोगों में से। सर नोटिफिकेशन मतलब जैसे एक नोटिस टाइप का होता है। देखिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल एक नोटिस की तरह होता है, एकदम सही बोल रहे हैं। इसमें बस ये है कि अगर कोई चेंजेस अगर बीच में करने हैं, अब हम साल का वेट नहीं कर सकते हैं कि ठीक है फरवरी आएगा तब हम जाके फाइनेंस बजट निकालेंगे, तब हम उसमें अमेंडमेंट, हमें साल के दौरान ही हमें कोई अचानक कोई चेंजेस करने हैं गवर्नमेंट को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो वो क्या करती है, उस चेंजेस को तुरंत करके नोटिफिकेशन जारी कर देती है। बात समझे कि नहीं समझे, फाइनेंस बजट में तो बिल्कुल हम एक साथ बैठ के सारे बहुत सारे चेंजेस करते ही करते हैं, बट अगर अचानक साल के दौरान भी कभी चेंजेस करने हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि हम फाइनेंस बजट का वेट करेंगे। गवर्नमेंट विल चेंज द रूल्स और चेंज द लॉ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड इशू द नोटिफिकेशन फॉर द पब्लिक। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यस तो सर। नोटिफिकेशन का मतलब सब लोग को समझ में आ गया। यस सर। बिल्कुल। अब सर्कुलर क्या होता है, एनीबडी, कोई बताएगा सर्कुलर क्या होता है। सर्कुलर के बारे में मैंने कल बताया था। पूजा, ये सर्कुलर्स क्या होते हैं। ओके, एनीबडी एल्स। देखिए, सर्कुलर्स के बारे में मैंने कल बताया था आपको, आज फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ। सर्कुलर देखिए ध्यान से, ये पब्लिक के लिए नहीं होती है, बेसिकली डिपार्टमेंटल होता है। डिपार्टमेंटल इन द सेंस क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स ऑफिस जो होती है, इनकम टैक्स, जैसे सीबीडीटी ने इनकम टैक्स को या किसी डिपार्टमेंट को कोई सर्कुलर दे रहा है कि इस बार हमें टैक्स ऐसे कलेक्ट करना है, या ठीक है उनके तरीके को या फिर रूल्स को चेंज कर रहे हैं, तो वो जो है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर। सर्कुलर समझ लीजिए ऑफिशियल होता है, यू कैन से डिपार्टमेंटल, ठीक। लेकिन वो भी जो सर्कुलर्स इशू होते हैं वो भी हमारे इनकम टैक्स लॉ के ही पार्ट हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि वो हमें उससे बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन बिल्कुल वो इनकम टैक्स लॉ का ही पार्ट माना जाता है। देन कोर्ट डिसीजंस, क्या है, कोर्ट डिसीजन, ठीक। अब एक चीज़ मेरे को आप लोग बताइए, ये जो इनकम टैक्स एक्ट जो भी बनाया गया है, जो भी ये सब लॉ बनाए गए हैं, ये किसके फ़ायदे के लिए, जो टैक्सेस बनाए गए किसके फेवर के लिए बनाए गए हैं, असेसी के फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं कि गवर्नमेंट के फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं, जो भी एक्ट है। दोनों के गवर्नमेंट के लिए, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। और भी किसी ने कुछ बोला था। दोनों के लिए। दोनों के लिए, चलिए ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो भी एक्ट, जो भी रूल्स बनाए जाते हैं, ये पूरी तरीके से किसके लिए बनाए जाते हैं, असेसी के फायदे के लिए बनाए जाते हैं। असेसी मतलब समझते हैं, जो टैक्स पेयर होता है उसके फायदे के लिए बनाए जाते हैं, कि ताकि वो किसी भी तरीके से एक्सेस टैक्सेस ना दे, एक्सेस टैक्सेस ना दे, सही टैक्सेस दे, और प्लस उसके ऊपर कोई फालतू का लायबिलिटी ना चढ़ाए। तो कहीं ना कहीं एक्ट, रूल्स, ये सब जो भी चीज़ें बनाए जाते हैं किसके फायदे के लिए बनाए जाते हैं, असेसी के लिए। गवर्नमेंट को ठीक है टैक्स मिलता है, लेकिन वो टैक्स भी उल्टा कहाँ पे खर्च होता है, पब्लिक पब्लिक के ऊपर ही खर्च होता है। हम उस पर नहीं जाएंगे, हम लोग बात करेंगे ये एक्ट रूल्स बनाते हैं तो इसमें फ़ायदा किसका है, इसमें असेसी के लिए बनाया है।
जिस तरह से कहते नहीं है कि बैंक, जो बात करते हैं बैंकों में, बैंक किसके लिए काम करता है? अपने कस्टमर्स के लिए काम करता है कि नहीं है? उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, ये जितने भी एक्ट्स बनाए जाते हैं या फिर यहाँ हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो ये किसके हित की रक्षा के लिए बनाए गए हैं? किसके इंटरेस्ट को देख करके बनाए गए हैं? असेसी के इंटरेस्ट को देख करके बनाए गए हैं। असेसी मतलब टैक्स पेयर के इंटरेस्ट को देख के बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल तुम्हें देता हूँ। अगर कहीं टैक्स का रेट, कहीं अगर टैक्स का रेट एक्सप्लेन है, सॉरी, टैक्स रेट एक्सप्लेन है, और तुम्हें दिख रहा है कि किसी सेम चीज़ के ऊपर दो टैक्स रेट डिफाइन किए गए हैं, एक जगह 10%, एक जगह 18%। बात समझे कि नहीं समझे? दो रेट्स डिफाइन किए गए हैं, एक जगह 10% लॉ में डिफाइन किया गया है एक्ट में, और एक जगह 18%, हालांकि सेम चीज के ऊपर, सेम प्रोडक्ट के ऊपर। तो अब एक चीज बताओ, असेसी कौन सा टैक्स देगा, 10% की 18%? सर लो वाला 10%। बिल्कुल सही, 10% देगा। बात समझे? और अगर इस तरीके का कोई भी कल को कोई भी केस बनता है और कोर्ट डिसीजन देती है, जाहिर सी बात है जो भी टैक्स, जो भी एक्ट, जो भी कानून बनाए जाते हैं वो असेसी के इंटरेस्ट में बनाए जाते हैं। और अगर दो टैक्सेस आपने अगर डिफाइन किए हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कौन सा टैक्स लगना चाहिए, 10% लगना चाहिए। उसके इंटरेस्ट की जो रक्षा हो रही है, हितों की रक्षा किस में है? 10% में, ना कि 18% में। उसको फायदा कहाँ पे है? 10% में। इन द सेंस गवर्नमेंट, यानी कि एक्ट में खुद कुछ गड़बड़ी है, जिसके कारण वहाँ क्या दिखाया जा रहा है कि 10% है तो कभी 18% है। तो जाहिर सी बात है उस हमें असेसी को ध्यान देना है। तो असेसी को बेनिफिट कहाँ मिलेगा? 10% में, 18% में नहीं बेनिफिट मिलेगा। तो जाहिर सी बात है 10%। कल को इसी तरह से गवर्नमेंट के बनाए किसी कानून के खिलाफ खड़ा होता है कोई असेसी, सपोज, और वो असेसी कोर्ट केस लड़ता है और फाइनली वो असेसी वो कोर्ट केस जीत जाता है, यानी उसने इनकम टैक्स एक्ट के, इनकम टैक्स लॉ के खिलाफ क्या किया? इनकम टैक्स के खिलाफ केस लड़ा और फाइनली वो केस जीता, क्योंकि वो जस्टिफाइड था, वो सही था। वहां पे इनकम टैक्स गलत हुई। और फिर क्या होता है, जब वो डिसीजन आता है और वो जब केस जीतता है, फिर वही केस लॉ फिर आगे कंटिन्यू हो जाता है, यानी उसी कोर्ट डिसीजन के अकॉर्डिंगली आगे भी एक्ट काम करेगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो कोर्ट डिसीजन जो आते हैं वो भी हमारे लॉ के पार्ट होते हैं। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत किसी को? एनीबॉडी? आकाश, यस सर। कहीं कोई क्वेश्चन? कोर्ट डिसीजन समझ में आ गया ना? यस सर। कि कोर्ट डिसीजन जो आते हैं वो भी हमारे इनकम टैक्स लॉ के पार्ट होंगे। लेकिन ये कोर्ट डिसीजन किसकी बात कर रहे हैं? किसी और वाद विवाद की बात नहीं हो रहा है। जो हम लोग इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी कोर्ट डिसीजन होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। एक 4 नंबर पॉइंट से याद है सर। क्या चीज? 4 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट सर्कुलर है। सर्कुलर का मतलब क्या होता है? जैसे डिपार्टमेंटल होता है, इनकम टैक्स ऑफिस, सपोज करो सीबीडीटी इनकम टैक्स ऑफिस से कहती है कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कहती है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सपोज करो महाराष्ट्र इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ नोटिफिकेशन जारी करना चाहती है, या उनसे बोलती है कि इस बार कलेक्शन हम लोग 10 तारीख को नहीं, हम 15 तारीख तक करेंगे, या इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन अगर जारी करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? सर्कुलर्स। लेकिन ये सर्कुलर्स पब्लिक में नहीं आती है, ये डिपार्टमेंटल होता है। जो पब्लिक में आती है उसे हम नोटिफिकेशन कहते हैं। जो डिपार्टमेंट एक दूसरे को देता है ना, नोटिस यू कैन से, एक दूसरे को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलर्स कहते हैं। एंड दैट सर्कुलर्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। ओके सर। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे क्या? हिस्ट्री ऑफ इनकम। तो हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स आई थिंक कल हम लोग ने एक वीडियो के थ्रू देख लिया था, उसे दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। बाकी हम लोगों ने मंगल पांडे इन सब चीज़ों के बारे में, 1857 के केस, लॉर्ड्स सर जेम्स विल्सन के बारे में, ये सब हम लोग ने पढ़ रखा है। तो उसको दोबारा हम लोग नहीं स्टार्ट करेंगे वरना फिर टाइम चला जाएगा। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डिफरेंसेस की ओर। तो मैं आपको पीपीटी की बात कर रहे थे ना,
देखिए आज हम लोग को बेसिकली देखना था क्या, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का जो डिफरेंस है इसको अच्छे से समझते हैं। और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कल मैंने ऐसे ही हंसी मजाक वाले लैंग्वेज में बताया था कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जैसे फॉर एग्जांपल टैक्सेस देना एक तरह का पेन माना जाता है। असेसी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता है कि एक तरह का पेन है, तो अगर ये पेन डायरेक्ट हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, डायरेक्ट टैक्स। और अगर ये पेन इनडायरेक्टली हो रहा है तो इसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे कि अगर आपको सीधे गाल पे थप्पड़ मारे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट। और एक होता है इनडायरेक्ट, दैट मीन्स जैसे कहते हैं नहीं कि भगवान की लाठी में बहुत दम होता है, तो वो जो चोट लगती है वो क्या है, वो इनडायरेक्ट है। ठीक, तो चलिए इस दोनों को समझते हैं। यहाँ पे देखिए दे रखा है, एक मिनट। ओके, सो दिख रहा है सब लोग को ये पीपीटी? अनूप दिख रहा है? यस सर। ओके, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? टैक्स पे ऑन इनकम, है कि नहीं है? ऐसा टैक्स जो हम किस पे देते हैं, हम अपने इनकम पर देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है। और एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि वो टैक्स जो हम किस पे चार्ज करते हैं, पर्सन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ऐड कर रहे हैं, टैक्स चार्ज ऑन पर्सन। तो ये टैक्स किस पे चार्ज होता है, पर्सन के ऊपर चार्ज होता है। ठीक है। और टैक्स किस पे दिया जाता है, बेसिकली डायरेक्ट टैक्स इंसान किस पे देता है, वो अपने इनकम पर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इट्स लायबिलिटी कैन नॉट बी शिफ्टेड टू समवन एल्स। तीसरी बात है कि जो डायरेक्ट टैक्स अगर सपोज करो जिसके ऊपर इम्पोज किया जाता है, अगर वो डायरेक्ट टैक्स आपके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है और आप ही को उसे देना पड़ रहा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। आप उसकी लायबिलिटी को, जो टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर डाला जा रहा है, आप इसको किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, यू हैव टू पे, आप ही को देना है। जैसे इनकम टैक्स हो गया, टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया, दीज आर द डायरेक्ट टैक्सेस। ये सब डायरेक्ट टैक्स है। ठीक, तो डायरेक्ट टैक्स एग्जैक्टली पर्सन देता है और जो कमाता है उसे टैक्स देना होता है, और इसका दर हमें सीधे पता चलता है क्योंकि हमारे जेब से हमें अपने इनकम पे देना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग बात करें किसके, इनडायरेक्ट टैक्स की। नो, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स, जैसा कि मैंने बताया था, इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो हर एक इंसान देता है। हर एक इंसान इन द सेंस क्या है, आप भी देते हो, मैं भी देता हूँ, एक छोटा सा बच्चा भी देता है। इवन मैंने तो इस इनडायरेक्ट टैक्स के लिए ऐसा शब्द यूज किया कि एक बच्चा अगर पैदा होता है ना, पैदा होते ही वो टैक्स देता है। ठीक है ना, और इवन मरते दम तक वो टैक्स देता है, मरने के बाद भी वो टैक्स देता है। मरते मतलब एक, अगर हम बात करें, एक बच्चा जैसे ही पैदा होता है, वो जैसे ही पहली किलकारी लेता है, रोता है, चिल्लाता है, तुरंत उसके पास एक इंजेक्शन आता है और एक इंजेक्शन लगती हैं उसको। उस इंजेक्शन पे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, है कि नहीं है? इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, जब इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस हुआ तो दैट मीन्स उसने टैक्स दिया, पता भी नहीं चला। और फिर क्या होता है, इसी तरह से बच्चे मांगते हैं, पापा पापा मुझे पैसे दो, मेरे को टॉफी लेनी है। ठीक है, वो अंकल चिप्स खा रहे हैं, चिप्स या फिर चॉकलेट ले रहे हैं, सर वो सब चीज़ें जो भी जाके खरीद रहे हैं ना शॉप से, उस पर वो क्या दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। हम जो कपड़े पहन रहे हैं उस पर हम टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर तो टैक्स है सर। कहाँ बचोगे, तुम कुछ भी कर रहे हो, हर चीज़ पे तुम टैक्स दे रहे हो। इज दैट क्लियर? तो अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स, ये ऐसा टैक्स होता है कि हमें पता भी नहीं चलता है और हम दे रहे हैं। आज तक आपने लाखों रुपए इनडायरेक्ट टैक्सेस दे दिए होंगे मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से भी आई थिंक होगा ही। तो पता नहीं कितना टैक्सेस आपने अभी तक क्या कर दिए, जमा कर दिए इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में, और ये पता भी नहीं चलता है। सबसे बड़ी चीज़, मरने के बाद की बात मैंने कर दिया, तो मरने के बाद क्या, तो मरने के बाद भी जो चीज़ें लगती हैं उसमें भी इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस होता है कि नहीं है? एग्री? यस सर। यस सर। तो ये ऐसा टैक्स है, ये बहुत ही ऐसा टैक्स है जो
पता भी नहीं चलता, और ये टैक्स हमें पता चलता है, हमें देना पड़ता है। तो वही हो गया, सीधे एक गाल पे थप्पड़ मारना, ये हो गया, और ये लाठी वाली बात हो गई, भगवान की लाठी वाला काम ये हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस की। टैक्सेस पे ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, या फिर हम लोग कहते हैं टैक्सेस चार्ज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, पे कह लो, या फिर कह लो क्या, टैक्स चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो टैक्सेस चार्ज होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जो टैक्सेस चार्ज होते हैं किस पे, पर्सन के ऊपर, उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ओके, सो इट्स लायबिलिटी कैन बी शिफ्टेड टू समवन एल्स। हम इसकी लायबिलिटी को इजीली किसी के ऊपर भी शिफ्ट कर देते हैं, और इसका फाइनल टैक्स आ रहा है जमा किसको करना होता है, जो अल्टीमेट कस्टमर होता है, अल्टीमेट कस्टमर, अल्टीमेट कंज्यूमर यू कैन से, जो फाइनली उसको कंज्यूम कर रहा है वो टैक्स देता है। लेकिन जब तक वो कंज्यूमर के पहले के पॉइंट पे होता है वो इजीली सब एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट करते जाते हैं। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरर है, एक होलसेलर, ठीक है, होलसेलर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, रिटेलर। रिटेलर, कस्टमर। होलसेलर की स्पेलिंग सही लिखा हूँ अमन? यस सर। गड़बड़ होगा बता देना दादा। कंज्यूमर। तो देखिए अगर हम बात करें कंज्यूमर की बात करें, कस्टमर की बात करें, तो मैन्युफैक्चरर 10,000 रुपीज़ का गुड्स बेच रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है अच्छा इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, कितना रुपए, 1,000 रुपए। अब क्या करेगा मैन्युफैक्चरर, तो ये टैक्स देगा, बिल्कुल देगा, ये 11,000 रुपए वसूलेगा किससे, होलसेलर से। बात समझे कि नहीं समझे, ये होलसेलर से 11,000 रुपए वसूल लेगा। ये 1,000 रुपए चार्ज किस पे हुआ, अगर हम बात करें यहाँ पे गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट मांग रही है 1,000 रुपए मेरे को टैक्स दो। उसने कहा ठीक है कोई टेंशन नहीं है, आपको 1,000 रुपए हम देंगे, टैक्स दे देंगे। तो ये 11,000 रुपए वसूल लेता है किससे, होलसेलर किसे, इनसे 11,000 रुपए ले लेगा। अब ये 1,000 रुपए टैक्स किसने दिया, गवर्नमेंट को, जल्दी बताओ। सर वो 1,000 टैक्स होलसेलर ने दिया होगा ना। बिल्कुल सही, यानी कि होलसेलर से ये 1,000 रुपए किसने वसूल लिया, होलसेलर से वसूल लिया। यस सर। और ये टैक्स का पैसा फिर फाइनली दिया किस, गवर्नमेंट तक किसने पहुंचाया, मैन्युफैक्चरर ने। मैन्युफैक्चरर ने। बात समझे कि नहीं समझे, तो बस यही है कि वो पैसा जा तो रहा है लेकिन किसके हाथ से, लायबिलिटी देनी होती है मैन्युफैक्चरर को, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, इस टैक्स का वसूली किससे कर लिया, इसको शिफ्ट कर दिया किसके ऊपर, होलसेलर के ऊपर। फिर यही सिलसिला चलता रहता, होलसेलर, फिर होलसेलर से भी टैक्स लिया जा रहा है, मान लो फिर अब ये भी बेचेगा, इसने अपना 2,000 रुपये उसमें प्रॉफिट जोड़ा, ठीक है, मैं फिर ऐसे ही टैक्स का पैसा लिख देता हूँ। अब टैक्स सपोज करो उसके ऊपर हुआ 1,000 रुपये अगेन, या 1,200 रुपये, चलो ऐसे एज्यूम मैं अमाउंट में लिख रहा हूँ, ठीक है। और करीबन कितने में बिका, ये उसका प्रॉफिट है, ध्यान रहे 2,000 रुपये प्रॉफिट है, 1,200 रुपये में 1,200 रुपये टैक्सेस दिया, 14,200। तो ये 14,200 में किसको बेच दिया, रिटेलर को, रिटेलर, है ना। अब रिटेलर यस को, सर। अब ये टैक्स का पैसा जाहिर सी बात है अब होलसेलर देगा ना, ये 1,200 रुपये, 1,200 रुपये होलसेलर लेके जाके दे रहा है किसको, गवर्नमेंट को, होलसेलर। लेकिन ये 1,200 रुपये जो टैक्स लायबिलिटी है किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, बर्डन, रिटेलर पे। रिटेलर पे शिफ्ट कर दिया। तो सब टैक्स का पैसा एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, एक दूसरे से वसूल ले रहे हैं, एक दूसरे से कलेक्ट कर ले रहे हैं। इसी तरह से रिटेलर, कंज्यूमर, हाँ कंज्यूमर फिर किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर पाता है बर्डन, वो अपने पास रखता है। हम अपने पास क्या रखता है, उसको कंज्यूम करता है,
पे ही करना है। वो सारा पेन अकेले किसको झेलना है? सारा पेन कंज्यूमर को। अकेला दुख दर्द बेचारा वही झेलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का डिफरेंस। और इसके सबसे जो प्यारी डेफिनेशन है वो यही हमेशा बोला करो, जो इम्पोज होता है। सिंपल सी, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसके ऊपर इम्पोज होता है, उसी को देना है, वो इस बर्डन को किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसके ऊपर इम्पोज किया जाता है वो इस बर्डन को इजीली शिफ्ट कर देता है किसी। ठीक है ना? और ये शिफ्ट कब तक चलता रहता है? जब तक ये अल्टीमेट कस्टमर तक ना पहुंच जाए। ठीक है, ये बेसिकली इसका इलेबरेट करके डेफिनेशन है। अगर किसी को शॉर्टली समझाना है तो इतना बोल सकते हो, टैक्सेस चार्ज ऑन पर्सन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, टैक्सेस चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस। टीडीएस लोग सुनते हैं, लेकिन टीडीएस ध्यान रखिएगा, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसका पूरा नाम है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीसीएस का पूरा नाम है। ये सब किस में आता है? डायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स में बेसिकली हम लोग यही कवर करने वाले हैं। इनकम टैक्स भी कवर करेंगे, टीडीएस भी कवर करेंगे, टीसीएस भी कवर करेंगे। ठीक है, बाकी इनडायरेक्ट टैक्स में आपको पता है जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो हम लोग देते हैं वो भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, लेकिन वो स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर लगता है। और इसमें अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। ठीक है सर, पहले वैट वगैरह भी लगता था ना? हाँ बिल्कुल, पहले वैट लगता था। जीएसटी से पहले वैट था, और वैट से भी पहले सेल्स टैक्स था। तो भारत में आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने 3 टैक्सेस चेंज होते हुए देख। सबसे पहला टैक्स सेल्स टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूँ मैं। फिर इसके बाद आया वैट, सेल्स टैक्स की कमी को दूर करने के लिए। फिर वैट की कमी को दूर करने के लिए जीएसटी आया। ठीक, अब इस पे एक छोटा सा वीडियो है, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर के। चलिए इसको समझते हैं। ठीक, So from the above video on history of taxation, we have already learned that government needs funds to run the country, and those funds are collected as taxes from people of the country. The various taxes were collected by Central Board of Revenue. The Central Board of Revenue was later divided into Central Board of Direct Tax and Central Board of Excise and Customs. अब देखो बस यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बेसिकली है, जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। यहाँ लिखा गया, बट इसका नाम एक्साइज एंड कस्टम नहीं है, अब इसका नाम हो गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ठीक है, पहला चेंजेस तो ये। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज टोटली डिवोटेड टू डायरेक्ट टैक्सेस, यानी इनकम टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, उनके लिए इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, इन सब के रूल्स एंड रेगुलेशंस ड्रॉ करता है। ठीक है, और उनके लिए नोटिफिकेशन जारी करना है, जो भी चीज़ें करना। देन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम इज टोटली डिवोटेड टू इनडायरेक्ट टैक्स, जस्ट लाइक जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी, नाम में ही कस्टम है। Customs. Central Board of Direct Taxes is responsible for collection of direct क्लियर हो गया? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स पूरी तरीके से डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन में लगा है। taxes. And Central Board of Excise and Customs is responsible for collection of indirect taxes. Now let us understand the difference between direct tax and indirect tax. The first difference is direct taxes are imposed on persons. ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स पहला डिफरेंस तो सब लोगों को क्लियर हो गया। पहला डिफरेंस क्या है कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो क्या होता है, आर इम्पोज्ड ऑन पर्सन, ये पर्सन के ऊपर इम्पोज होता है। Whereas indirect taxes are imposed on goods and services. जबकि इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर इम्पोज हो रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। ऑलरेडी हमने डिफरेंसेस में कवर किया। Let us understand this with the help of an example. Mr. Ram is running a restaurant and he serves delicious food, and hence making huge profits. Ram has made a sales of rupees 15 lakhs by selling food, after deducting all expenses of the restaurant of rupees 10 lakh. मतलब कि मिस्टर राम जो है वो एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, और उस रेस्टोरेंट में जस्ट लाइक उन्होंने जो भी सेलिंग वोलिंग किया, रेस्टोरेंट का टोटल खर्चा करीबन 10 लाख आया, और करीबन सेल से फूड सूड सेलिंग करने से उन्होंने कितना कमाया? 15 लाख रुपए कमाया। ठीक है, यानी 15 लाख रुपए आया और खर्चा कितना हुआ? 10 लाख। तो आप निकाल लिए होगे, कैलकुलेट कर लिए होगे दिमाग में कि इनको प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 लाख का। His annual profit came to rupees 5 lakh.
तो साल भर की इनको जो प्रॉफिट है वो कितनी है, 5 लाख की प्रॉफिट है। tax. Ram has to pay tax of supposingly rupees 10,000 on the profit made by him to the government. अब हम लोग को बात कर रहा था सेकेंड डिफरेंस की, यानी अनदर। फर्स्ट डिफरेंस तो क्लियर हो गया कि डायरेक्ट टैक्स पर्सन की इनकम पे लगता है और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। Direct taxes are directly borne by the person on whom it's imposed. तो यहाँ देखो साफ साफ कह रहा है कि डायरेक्ट टैक्स क्या है, आर डायरेक्टली बोर्न बाय द पर्सन। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, सीधे उनके ऊपर चढ़ाया, उनके ऊपर चार्ज किया जाता है, उनके ऊपर इम्पोज किया जाता है, जो पर्सन होते हैं उन्हीं के ऊपर इम्पोज किया तो उन्हीं से वसूला जाता है, Out of his own pocket. उन्हीं के अपने पॉकेट। Whereas indirect tax is imposed on one person but borne by another person out of their pocket. ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, ये बंदा क्या करता है, सामने वाले की जेब से वो पैसा लेता है टैक्स का और फिर जमा करता है, और जबकि डायरेक्ट टैक्स का पैसा ये अपनी जेब से खुद जमा करता है। Let's understand this with the help of the same example above. When Mr. Ram made a profit of rupees 5 lakhs and paid taxes of rupees 10,000 directly to the government, the burden was directly on him. Secondly, when Ram sold food to his customer, he charged tax on the food in the bill, collected it from customers and paid it to the government. In this case, although government has made Ram liable to pay tax, however he shifted the burden by collecting it from his customer and hence it's not paid out of his pocket, so we call it indirect tax. Hence, to summarize, we can say, when tax is imposed on one person and borne by the same person, then it is direct tax. When tax is imposed on one person and borne by the another person, then it is indirect tax. क्लियर है? तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। तो आप लोग इजीली किसी को भी बता सकते हो व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस भी बता सकते हो इजीली। अनूप, कहीं कोई डाउट? अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, जैसे कि टैक्सेस भी हो गया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस भी हो गया। अब हम लोग अपने बुक की थियरी में हल्का सा देख रहे थे, कहीं कुछ और डिफरेंसेस दिए, चार्ज ऑन डायरेक्टली ऑन पर्सन्स इनकम, चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, बर्डन कैन बी शिफ्टेड, विल नॉट इफेक्ट इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बस एक पॉइंट है, डायरेक्ट टैक्स के रेट्स बढ़ने घटने से क्या होता है कि प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर इनडायरेक्ट टैक्स के रेट्स बढ़ते घटते हैं तो सीधा सीधा प्रोडक्ट के प्राइजेस बढ़ते या घटते हैं, है ना। अब मैं आप लोग से एक चीज़ पूछ रहा हूँ, अब आप सभी लोगों में से कोई भी, ये सिंपल कॉमन क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, अपने दिमाग से बताना। तुम क्या समझते हो, डायरेक्ट टैक्सेस के रेट बढ़ने चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के रेट बढ़ने चाहिए? मतलब गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन ज़्यादा करना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा कलेक्शन करने की कोशिश करनी चाहिए? सर डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा परसेंटेज से करना चाहिए, जो सर डायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्टली करने की तो कस्टमर से ज्यादा दे देते हैं परसेंट। ठीक है, और कोई अपना व्यू रखना चाहेगा? मतलब ज़्यादा टैक्स सर इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा बढ़ना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स से तुरंत पैसा जेब पर पड़ता है, मतलब असर पड़ता है, थोड़ा बट टैक्स देने में भारी लगता है, लेकिन डायरेक्ट में थोड़ा थोड़ा पैसा जाता है तो उतना बर्डन नहीं पड़ता सिटीजन पे। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो तुम ये कह रहे हो ना सुशील? अच्छा, मतलब कि टैक्स बढ़ना कौन सा चाहिए, मतलब अगर गवर्नमेंट को कलेक्शन करना चाहिए तो इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन करना है, डायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, सबका अपना अपना व्यू है, बिल्कुल सही है। मेरा व्यू यही है कि अगर हम लोग बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस, चूंकि इनडायरेक्ट टैक्स देखो सिंपल सी चीज़ है, इनडायरेक्ट टैक्स से सीधा सीधा असर पड़ता है प्रोडक्ट के। अभी जो मैं ये पॉइंट पढ़ा हूँ इसीलिए मैंने पूछा भी है, क्योंकि इट इंक्रीज और डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो मेरे हिसाब से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, बट ध्यान से सुनना, इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर रिड्यूस होते हैं ना तो सीधा इट अफेक्ट टू द प्राइस ऑफ गुड्स। जो गुड्स होता है ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज होता है, दे गुड्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड बाय एवरी काइंड ऑफ पर्सन, इवन दे हैव मच इनकम और नॉट, है ना। चाहे उनके पास इनकम है या नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वो गुड्स को उन्हें खरीदना ही पड़ता है, डेली उन्हें खाना पीना तो है ही, रोटी कपड़ा मकान, यू नो वेरी वेल,
ठीक है ना। तो मकान चलो छोड़ भी दो, तो रोटी कपड़ा इसके लिए तो भैया उसको तो जाके खरीदना पड़ता है, ऊपर से उसको टैक्सेस भी देने पड़ जाते हैं। तो कम से कम जिसकी उतनी इनकम नहीं है उसको तो कम से कम इनडायरेक्ट टैक्सेस ना चार्ज करो। डायरेक्ट टैक्सेस कौन देता है? जो कमाता है। अगर वो कमा रहा है, अच्छे से कमा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी इनकम पे एक सर्टेन परसेंट टैक्सेस दे सकता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में इसलिए इसके फेवर में नहीं हूँ क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जब चार्ज किया जाता है ना, तो जो कमा रहा है वो तो दे ही रहा है, जो नहीं कमा रहा है वो भी दे रहा है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, इसलिए मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। इनडायरेक्ट टैक्सेस के रेट रिड्यूस करने चाहिए और डायरेक्ट टैक्सेस के रेट भले ही इंक्रीज करें, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है पूजा? यस सर। ठीक है। Yes, sir. और सही मायने में मैं आप लोग को एक और चीज़ बता दूं, अगर गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट को ऐसा भी कर सकती है, हम लोग मतलब सजेशन ये दे सकते हैं, अगर उनको टैक्सेस वसूलने तो इसमें से कोई एक टैक्स रखें, दोनों टैक्सेस ना रखें। मैं अगर पूजा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, जैसे ये तो सुशील के फेवर में पॉइंट हो गया मेरा वाला, अगर मैं पूजा के फेवर में बात करूँ तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं ना जो अपने इनकम छुपाते हैं, टैक्सेस नहीं देते हैं, इवन इसको हम लोग कहते हैं टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी करते हैं। बहुत सारे लोग इनकम छुपाते हैं, है ना। और इस वजह से क्या होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, रेड डालते हैं, इधर उधर छापा मारते हैं, तब जा करके वो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, चीज़ें जो भी होती हैं, यू नो। तो वो करते हैं ना, टैक्स की चोरी करते हैं बहुत से लोग। लेकिन एक चीज़ बता दे रहा हूँ, चाहे इंसान जो भी टैक्स की चोरी करे, वो मार्केट जाएगा, खाना खरीदेगा, खाएगा, पिएगा, रहेगा, जो भी करेगा, तो वहां पे जब वो खरीदता फरोख्ता है ना, वही टैक्स की चोरी करने वाला जब कोई चीज़ खरीदता है ना, तो वहां पे वो टैक्स की चोरी नहीं कर पाता। बात समझे कि नहीं समझे? तो वो जो टैक्स का पैसा है वो जमा करता है। तो हर एक इंसान, अगर हम चाहें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टैक्स कलेक्ट हो, तो बिल्कुल इनडायरेक्ट टैक्स एक तो तरीका है जिसके जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट टैक्स की अपेक्षा। तो अगर पूजा के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स रखो, और हम तो कहते हैं डायरेक्ट टैक्स खत्म ही कर दो, इनडायरेक्ट टैक्स ही सिर्फ रखो। अभी आपने एग्जांपल देखा होगा, इस लॉकडाउन में जब गवर्नमेंट को पैसे नहीं मिल रहे थे, कलेक्शन नहीं आ रहा था, तो वो बताओ क्या चीज़ किया उसने? किसी को ध्यान है गवर्नमेंट ने क्या चीज़ किया? गवर्नमेंट ने टैक्सेस के कलेक्शन के लिए सबसे अच्छा, पहला तो सबने सुना होगा वाइन शॉप, Yes, sir. है ना। वाइन शॉप ओपन कर दिए, लोग खरीदे, गुड्स खरीदे, क्योंकि गुड्स इंडायरेक्ट टैक्सेस के कलेक्शन वहाँ आराम से आ रहा है। पेट्रोल डीजल पे टैक्सेस बढ़ा दिए, है कि नहीं है? ये इजी वे होता है कलेक्शन करने का सर। वो चाहे चाहे क्या कहते हैं, अगर बाइक रखा है, चाहे उसकी इनकम कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो चलाएगा ही चलाएगा सर, है कि नहीं है? बाकी तो बाकी चीज़ें तो आप लोग जानते ही हो। नेक्स्ट, तो अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस के रेट बढ़ते, किसी चीज़ के ऊपर अगर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, स्मगलिंग चालू हो जाएगी। स्मगलिंग मतलब समझते हो? ट्रक में हम ले जाएंगे 1000 गत्ता और कागज़ पे दिखाएंगे कितना, 500 गत्ता, यानी हम टैक्स देंगे 500 गत्ते का, ले जाएंगे कितना, 1000 गत्ते का। ठीक, तो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाने से ये पॉइंट होता है, ये थोड़ा दिक्कत है। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई। यस अब मैं आपको कल बता दे रहा हूँ, कल हम लोग को क्या पढ़ना है। कल हम लोग और इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग पहली चीज़ तो ये पढ़ेंगे, जब हम लोग एक्ट पढ़ते हैं तो इसमें एक चीज़ आती है सेक्शन। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये सेक्शन होता क्या है, हम लोग पर सुनते हैं ना कि ये सेक्शन, फलाना सेक्शन, ढकाना सेक्शन, ये सेक्शन होता क्या है, पहले तो ये पहले पढ़ेंगे। कल हम सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और जाहिर सी बात है सेक्शन 1 से लेकर के पता नहीं कितने सेक्शंस तक पढ़ाया गया होगा। जाहिर सी बात है कोई भी लॉ बनता है तो सेक्शन 1 से स्टार्ट होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स का सेक्शन 1 से क्या है, इनकम टैक्स के सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन 3 में क्या है, सीरियल वाइज। बात समझे? तो ये कुछ सेक्शंस के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे, सेक्शन क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट को किस तरीके से बनाया गया, ये सब थोड़ा सा। और इन्हीं सेक्शंस में हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं असेसी, ठीक है ना। असेसी के लिए, असेसी को डिफाइन किया गया ना कि टैक्स पेयर को असेसी, असेसी मीन्स क्या, टैक्स पेयर को ही तो असेसी कहते हैं। देन मैंने आपको पढ़ाया प्रीवियस ईयर, देन मैंने आपको पढ़ाया असेसमेंट ईयर, अभी भी थोड़ा सा एक बार हमने देखा भी है। तो आखिर में असेसी को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, प्रीवियस ईयर के लिए भी एक सेक्शन होगा, असेसमेंट ईयर के लिए भी एक सेक्शन होगा। फिर हम लोग बात कर रहे थे कि डायरेक्ट टैक्स कौन देता है, पर्सन, पर्सन कितने तरह के होते हैं,
और ये पर्सन का सेक्शन क्या है, इनको किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये सब हम लोग कब स्टडी करेंगे, टुमारो। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी।